हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या होता है। अभी तक में हम लोगों ने देखा है लेक्चर 1 में, इससे पहले के वीडियो में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका हिस्ट्री क्या है और उसका स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नॉर्मली 3 प्रकार का देखते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो स्टैटिक्स, दूसरा होता है हमारा मैक्रो डायनामिक्स और तीसरा होता है हमारा कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। हमारा है एक मैक्रो स्टैटिक्स, दूसरा है हमारा मैक्रो डायनामिक्स और थर्ड है कंपैरेटिव स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक कर कर समझेंगे कि ये तीनों प्रकार के जो स्टैटिक्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, वो किस किस प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसमें होता है। अब अगर हम लोग मैक्रो स्टैटिक्स का हिंदी जानना चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं स्थूल सांख्यिकी। इसको कहते हैं हम लोग स्थूल गतिकी। और तो कंपैरेटिव स्टैटिक्स को हम लोग कहते हैं तुलनात्मक सांख्यिकी। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक कर कर समझते हैं कि मैक्रो स्टैटिक्स का क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो स्टैटिक्स वर्ड है, ठीक है, स्टैटिक्स वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है। स्टैटिक्स वर्ड जो है ये आया है हमारे ग्रीक वर्ड से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगर लिखें, बात करें मैक्रो स्टैटिक्स, तो ये जो वर्ड स्टैटिक्स है, ठीक है, स्टैटिक्स हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये वर्ड कहां से आया है, ये आया है ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके। ठीक है, स्टैटिस्टिके। और स्टैटिस्टिके का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह पर लाकर छोड़ देना, मतलब एक जगह पर स्टैंड स्टिल कर देना, जहां पर कि वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो वहीं पर स्थिर हो जाता है। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स मींस ब्रिंगिंग टू स्टैंड स्टिल, मतलब स्थिरता पे ले आना, एक जगह पर लाकर उसको स्थिर कर देना। तो स्टैटिक्स का मतलब ये होता है स्टैटिस्टिके का आपका ग्रीक में। अब आता है कि इसका फिजिक्स में भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में जब हम लोग कहते हैं तो फिजिक्स में इसको कहते हैं कि जब कभी किसी चीज को रेस्ट में ले आया जाता है और वहां कोई मूवमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे फिजिक्स में हम लोग का क्या मतलब होता है, हम लोग लिख सकते हैं फिजिक्स में हम लोग कहेंगे कि ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ए स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर देयर इज नो मूवमेंट। तो फिजिक्स अगर हम लोग देखें तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को एक जगह पर ले आना जहां पर कि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। वहीं अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं कि इसमें मूवमेंट तो हो रहा है एट ए पर्टिकुलर लेवल, लेकिन वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे हो रहा है और वहां पर
कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल है, वहीं पर वो जितना इधर से उधर जाना है वो जा रहा है, आ रहा है, लेकिन वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे ये एक ऐसा जगह है जहां पर कि मूवमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल हो रहा है, ठीक है। इसको कहेंगे मूवमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल, किसी एक स्तर पर, पर्टिकुलर लेवल, बट देयर इज नो चेंज। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स का मतलब ये होता है। अब अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं स्टैटिक्स के बारे में कि ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर कि वेरिएबल या जो पोजीशन है वो एक्टिव तो रहता है, लेकिन यहां पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता है। वही जो हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। तो मार्शल के वर्ड्स में अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या हम लोग लिख सकते हैं, इट इज एक्टिव बट अनचेंजिंग प्रोसेस। मतलब इस जगह पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेरिएबल्स क्या हैं, यहां पर एक्टिव है। ये किसने कहा था, ये मार्शल ने कहा था। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक्स के बारे में। अब मैक्रो स्टैटिक क्या करता है, तो मैक्रो स्टैटिक हम लोगों को एक्सप्लेन करता है, हम लोगों को बतलाता है कि जब कभी कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, कहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, पूरे अर्थव्यवस्था का, पूरे इकोनॉमी का, जहां पर कि वो स्टैटिक होता है। और ये स्टिल पिक्चर दिखाता है। स्टिल पिक्चर मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि वीडियो होता है और एक स्टिल पिक्चर होता है, तो वो एक स्टिल पिक्चर जो नहीं मूव कर रहा है वैसे पिक्चर को पूरे इकोनॉमी के दिखाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्रो स्टैटिक क्या करता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन इकोनॉमी का बताता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्रो स्टैटिक एनालिसिस explains the static equilibrium position of the economy। ठीक है। तो इकोनॉमी जहां पर की स्टिल है, वहां पर चेंज जहां पर नहीं आ रहा हो, वैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्सप्लेन करता है मैक्रोस्टैटिक। और ये प्रोफेसर कुरिहारा क्या कहते हैं, जो स्टिल पिक्चर की बात की गई थी वो प्रोफेसर कुरिहारा के बारे में ही किए थे। तो वो कहते हैं कि ये क्या दिखलाता है मैक्रोस्टैटिक, उनके वर्ड्स में अगर हम लोग लिखें तो वो कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है पूरे इकोनॉमी के स्टिल पिक्चर को एक साथ, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो मैक्रो स्टैटिक है। तो वो कहते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज टू शो स्टिल पिक्चर, स्टिल पिक्चर का मतलब जहां पर कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है। स्टिल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है। तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं प्रोफेसर कुरिहारा। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैक्रोस्टैटिक क्या होता है। मैक्रोस्टैटिक हम लोगों को कोई भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पूरे अर्थव्यवस्था का दिखलाता है, बतलाता है, जहां पर कि कोई भी चेंज हमारा नहीं हो रहा होता है। अब आगे इसको हम लोग ग्राफ में भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये इसको और क्या कह सकते हैं, तो इसको हम ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो इन्वेस्टिगेट करता है रिलेशन के बिटवीन, किसके बीच में, मैक्रो वेरिएबल्स। जो वेरिएबल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कि वेरिएबल को हम लोग चर कहते हैं, जो कि अपना
वैल्यू को बदलता है या बदल सकता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो बदलता रहता है, वो बदल सकता है। तो ये रिलेशन बतलाता है मैक्रो वेरिएबल। मैक्रो वेरिएबल कहने का मतलब है पूरे इकोनॉमी पे जो असर डालता है वैसे वेरिएबल्स का, और उसके फाइनल पोजीशन के इक्विलिब्रियम को लेता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में देना है कि हम लोग यहाँ पर केवल और केवल मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन को बताता है, वो प्रोसेस नहीं बताता है कि किस तरह से कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचा है या अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ टेक्निक that shows the relation between macro variables, ठीक है। ये क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है मैक्रो वेरिएबल्स के बीच में और किसी में इन द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विथआउट टेकिंग the reference of the process to reach the final position, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि एक ऐसा तकनीक है जिसके जरिए हम लोग रिलेशन बताते हैं मैक्रो वेरिएबल्स के बीच में, जिससे कि वो फाइनल पोजीशन इक्विलिब्रियम के पहुंचता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बतलाता है कि वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या अपने फाइनल पोजीशन पे अपने साम्य की स्थिति पर पहुंचा है। अब ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम लोग एक इक्वेशन के द्वारा शो कर सकते हैं। अब जैसे किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को, जैसे अगर हम लोग मैक्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसमें इक्वेशन जैसे y इज इक्वल टू सी प्लस आई है, जहां पर कि y हमारा इनकम है, c हमारा कंजम्पशन है और i हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये इक्वेशन एक टाइमलेस आइडेंटिटी इक्वेशन है, जहां पर कि कोई भी एडजस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है। मतलब हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि ये किस तरह से यहां पर पहुंचा है। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ टाइमलेस, मतलब जहां पर कि कोई भी टाइम की हमारी बात नहीं हुई है, टाइम लैग यहां पर नहीं है। टाइमलेस आइडेंटिटी इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है? कोई भी टाइम लैग नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी समय नहीं लग रहा है। विथआउट एनी एडजस्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को बता रहा है, मैक्रोस्टैटिक को बता रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग कोई भी प्रोसेस को नहीं बता रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि इस पोजीशन पे यहां पर ये इक्विलिब्रियम, इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन कैसे होता है, कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग किन्शियन मॉडल की बात करें, आगे हम लोग किन्स को पढ़ेंगे, उसमें ये उसके मॉडल को भी पढ़ेंगे। तो अगर किन्स के स्टैटिक मॉडल को पढ़ें तो वहां जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम को जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वो कहां पर डिटरमाइन होता है? जहां पर कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, जिस पॉइंट को हम लोग इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। सपोज हमारा दिया हुआ है मैक्रोस्टैटिक के लिए एक ग्राफ का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस पे इनकम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। कंजम्पशन को भी ले रहे हैं और हम लोग इन्वेस्टमेंट को भी वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे हम लोग एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं। 45 डिग्री लाइन, ठीक है, ये क्या है 45 डिग्री का है और ये है हमारा कर्व एग्रीगेट सप्लाई का, जिसको हम लोग AS से डिनोट कर रहे हैं। तो 45 डिग्री लाइन होने का कभी भी ग्राफ में ये मतलब है कि जितना हमारा y एक्सिस पे बढ़ोतरी होगी उतनी ही हमारी x एक्सिस पे भी बढ़ोतरी होगी। तो अब मान लीजिए कि हमारा सबसे पहले कंजम्पशन C पे खर्च हो रहा है, कंजम्पशन पे, ठीक है, C। तो कहां पर इक्विलिब्रियम होगा? इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। और अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, तो C प्लस I, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा? इस जगह पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को डिनोट करता है, जो एग्रीगेट डिमांड हमारा C प्लस I से हो जाएगा और 45 डिग्री लाइन जो है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हमारे डिनोट करेगा। तो ये था मैक्रो स्टैटिक्स के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि दूसरा जो टाइप होता है मैक्रो डायनेमिक्स, वो क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है मैक्रो डायनेमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो डायनेमिक्स अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा है? मैक्रो स्टैटिक। तो मैक्रो स्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो बताता है, मगर वो चेंज किस प्रकार से आया, वो प्रोसेस क्या था, टाइम के बारे में वो नहीं बतलाता है, वो टाइमलेस। इसीलिए हम लोग आइडेंटिटी इक्वेशन भी y = C + I बताए थे। बट यहां पर हम लोग जब मैक्रो डायनेमिक्स की बात करेंगे तो यहां पर ये किस चीज को बताएगा? ये चेंज को बताएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या चीज का स्टडी है? इट इज अ स्टडी ऑफ चेंज। इट इज अ स्टडी ऑफ चेंज। ये बदलाव के बारे में हमें बतलाता है, जिसमें टाइम भी इंक्लूड होता है। ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ चेंज। अब ये क्या एनालाइज करता है? ये एनालाइज करता है प्रोसेस, जिससे कि चेंज हो रहा है समय के अनुसार। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज। मतलब वो क्या तरीके से चेंज हो रहा है, प्रोसेस ऑफ चेंज। और किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। प्रोसेस ऑफ चेंज विच कंटिन्यूस थ्रू टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आता है उसको ये एनालाइज करता है, उसकी समीक्षा करता है। अब इकोनॉमी में जो चेंज आते हैं वो किसी दो कारण से चेंज आ सकते हैं। एक हो सकता है कि चेंज तो हो रहा है लेकिन उसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और दूसरा हो सकता है कि उसके पैटर्न में चेंज आ रहा है। तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो इकोनॉमी किसके थ्रू चेंज हो सकता है? टाइम के थ्रू। तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमी में चेंज थ्रू टाइम in two different ways। एक क्या हो सकता है कि जिसके अंदर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी बदलाव हो रहा है। एक है विथआउट चेंजिंग द पैटर्न, मतलब तरीके में बदलाव नहीं आया है। और एक बाय चेंजिंग द पैटर्न। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये दोनों हम लोगों को प्रोसेस के बारे में बताता है। अब जो इकोनॉमिक डायनेमिक्स की हम लोग बात करते हैं वो उसका रिलेशन है जिसमें हमारा पैटर्न चेंज होता है।
अब अगर सपोज मान लीजिए कि इकोनॉमी में हमारा पॉपुलेशन है, हम पूंजी है, कैपिटल है, हम लोग का प्रोडक्शन करने का, उत्पादन करने का तकनीक है, अगर ये सारे चीज में चेंज आ रहा है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, लोगों के टेस्ट में चेंजेस आ रहा है, या सारे में एक साथ चेंज आ रहा है पूरे इकोनॉमी के इन सारे वेरिएबल्स के अंदर, तो इकोनॉमी को हम लोग कहेंगे कि वो डिफरेंट पैटर्न अपना रहा है, मतलब उसके पैटर्न में चेंजेस आ रहा है। इसी हिसाब से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज हो रहा होगा। वहीं इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो होता है हमारा कंसर्न होता है टाइम लैग्स के मतलब में। टाइम लैग का मतलब अगर कोई एक एक्टिविटी होता है तो उसका असर पड़ने में कुछ एक समय लगता है, उस समय अवधि को हम लोग टाइम लैग कहते हैं। अब रेट ऑफ चेंज कि किस गति से चेंज हो रहा है, हो सकता है पहले ज्यादा गति से चेंज हो रहा था, अब जो चेंज है गति में वो कम हो रहा है। अगर पहले डिमांड बढ़ने से प्राइस हाई हो रहा था तो पहले ज्यादा रेट से बढ़ रहा था प्राइस, अब कम रेट से बढ़ रहा है, लेकिन वो ऊपर की ओर ही जा रहा है। अब पास्ट का क्या वैल्यू था और आगे एक्सपेक्टेड क्या वैल्यू है, तो ये सारा हमारा इकोनॉमिक डायनेमिक्स में आ जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में मैक्रो डायनेमिक्स के बारे में लिख सकते हैं कि इफ देयर इज अ चेंज इन, जैसे पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, हमारा पूंजी जो देश में है कैपिटल उसमें चेंजेस आ रहा है, टेक्निक्स में चेंज आ रहा है प्रोडक्शन के, लोगों के टेस्ट में चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि इकोनॉमी जो है वो डिफरेंट पैटर्न अपना लेगा। तो हम लोग इसके क्या कहेंगे, द इकोनॉमी विल एज्यूम डिफरेंट पैटर्न। और हमारा जो मैक्रो डायनेमिक्स है वो इसी से रिलेटेड है, जहां पर कि हमारा जो पैटर्न में है उसमें चेंजेस आ जाता है। तो जब डिफरेंट पैटर्न आ जाता है तो अब उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंड द इकोनॉमिक सिस्टम विल चेंज द डायरेक्शन, मतलब जिस दिशा में जाएगा हमारा पूरी अर्थव्यवस्था, जिस दिशा में जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, विल चेंज द डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। तो जिस प्रकार से हमारे इन वेरिएबल्स में, पॉपुलेशन में, कैपिटल में, प्रोडक्शन के टेक्निक में और सबों में चेंजेस आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में भी चेंजेस आएगा और वो उसी दिशा में की ओर जाएगा जिधर हमारा चेंजेस हो रहा है। तो हम लोग डायनेमिक इकोनॉमी के बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ पर डाटा जो चेंज होता है और इकोनॉमिक सिस्टम में जो टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, तो ये इसके बारे में बताता है। मतलब कि ये हमें प्रोसेस के बारे में समझाता है कि किस प्रकार से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा गया है। तो मैक्रोस्टैटिक और माइक्रोडायनेमिक के बारे में सीधा एक अंतर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्रोस्टैटिक केवल हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बताता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बताता है, वहीं मैक्रोडायनामिक्स हमें वो प्रोसेस के बारे में बताता है कि किस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव स्टैटिक्स। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स। कंपैरेटिव से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ कंपेयर करने वाले हैं, यहाँ हम लोग तुलना करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि यहाँ ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन या सिचुएशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज अ मेथड of analyzing two different
इक्विलिब्रियम पोजीशंस। टू डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशंस को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं। इट इज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग टू डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड कंपेयर देम। ठीक है, अब सपोज इसको समझने के लिए हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं इक्विलिब्रियम का, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि एक इकोनॉमी है जिसमें सिचुएशन दिया हुआ है जहां पर कि एक ए पॉइंट है और एक दूसरा बी पॉइंट है, और दोनों में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा है और यहाँ पर कोई भी चेंज वेरिएबल में नहीं हो रहा है। अब क्यों हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल में चेंज नहीं हो रहा है? वेरिएबल में अगर चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी सिचुएशन ए में प्रोड्यूसिंग एट ए कांस्टेंट रेट और वेरिएबल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक स्टैटिक स्टेट है जहां पर कि फंक्शनिंग एट ए पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम लोग पॉइंट ए के बारे में क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज, पॉइंट ए के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, इट इज प्रोड्यूसिंग एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये एक कांस्टेंट रेट पे प्रोडक्शन कर रहा है और इसके वेरिएबल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, विथआउट एनी चेंज इन वेरिएबल्स। ठीक है, और ये टाइम के हिसाब से भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ये हमने क्या दिखा रहा है, स्टैटिक स्टेट दिखा रहा है। इट शोज स्टैटिक स्टेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि इकोनॉमी मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। इक्विलिब्रियम पॉइंट ए से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पे मूव करता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक इकोनॉमिक डायनेमिक्स है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट ए to point B, according to time, then it is economic dynamics। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डायनेमिक, क्योंकि यहां पर दिखा रहा है कि कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमारा इक्विलिब्रियम मूव कर रहा है। अब कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कि जो चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो हमारा चेंज आ रहा है वो उससे रिलेटेड है, और ये उस चीज को स्टडी नहीं करता है कि कौन से फोर्सेस हैं या क्या कारण है जो कि हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूवमेंट हुआ है। बस ये बताता है कि हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मूवमेंट हुआ है और ये दोनों के बीच में पॉइंट ए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और पॉइंट बी जो अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को केवल हमारा कंपेयर करेगा, ना कि वो प्रोसेस बताएगा कि किस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी भी फोर्स को स्टडी नहीं करते हैं जो मूवमेंट का फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमारा होता है।